2 दिसंबर 1984 की रात एक ऐसी घटना हुई जो ना सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। भोपाल गैस ट्रेजेडी। ये कहानी अपनी जिम्मेदारियां ना निभाने की, सेफ्टी वोलेशंस और लोभ की, जिसकी वजह से हजारों जिंदगियां बर्बाद हो गई। 1969 में यूनियन कार्बाइड नाम की कंपनी ने भोपाल में एक पेस्टिसाइड फैक्ट्री बनाने की शुरुआत की थी। उसका काम था एग्रीकल्चर के लिए पेस्टिसाइड प्रोड्यूस करना। इसका मेन केमिकल था मिथेल आइसोसिनेट। 2 दिसंबर रात के 11:30 बज रहे थे। भोपाल के यूनियन कार्बाइड प्लांट के टैंक 610 में मिथेल आइसोसिनेट MIC गैस का लीक होना शुरू होता है। यहाँ एक सुपरवाइजर को पहले ही एक वाटर लीकेज की समस्या लगती है और उसका कहना था कि चाय पीने के बाद सोचेंगे क्या करना है। लेकिन वहां तो गैस का प्रेशर बढ़ता गया और फैक्ट्री के वर्कर्स ने जल्दी एक्शन नहीं लिया। गैस ने भोपाल के आसपास 40 किलोमीटर तक के एरिया को कवर कर लिया। लोग नींद से जागे, उनकी आंखें जल रही थी, सांस लेना मुश्किल हो गया था और सब तरफ सिर्फ मौत का मंजर था। यह समस्या 2000 से अधिक लोगों की मौत और 2 लाख लोगों के घायल होने का कारण बनी। उस प्लांट में 3 मेजर सेफ्टी सिस्टम थे जो उस हादसे को रोक सकते थे, लेकिन एक सिस्टम काम नहीं कर रहा था, दूसरा सिस्टम मेंटेनेंस के लिए ऑफ था और तीसरा सिस्टम इतना वीक था कि वो गैस के लीक को कंट्रोल ही नहीं कर पाया। यह हादसा अनट्रेंड वर्कर से काम करवाना और कुछ पैसे बचाने की वजह से भी हुआ था। यहाँ पर वर्कर्स को डेंजरस टास्क दिए जा रहे थे, ट्रेनिंग में कमी और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को नजरअंदाज भी किया जा रहा था। यहाँ एक वर्कर को गलत प्रोसीजर फॉलो करने को भी कहा गया, जिसकी वजह से MIC गैस का टैंक जहरीला हो गया। यहाँ प्लांट में MIC गैस को ठंडा रखने के लिए एक रेफ्रिजरेशन यूनिट हुआ करती थी, जो सेफ्टी के लिए काफी मेजर जरूरी थी। लेकिन ये सभी यूनिट महीने पहले ही बंद कर दी गई थी। अगर ये यूनिट्स चल रही होती तो केमिकल रिएक्शन को कम किया जा सकता था और 2 दिन तक बचाव किया जा सकता था। यूनियन कार्बाइड के स्पोक्सपर्सन थॉमस फैला का यह कहना था कि रेफ्रिजरेशन यूनिट को बंद करने का फैसला कभी भी उनसे नहीं डिस्कस किया गया। अगर ये यूनिट्स चल रही होती तो रिएक्शन को कंट्रोल किया जा सकता था और वार्निंग टाइम से भी मिल सकती थी। प्लांट में जो इंस्ट्रूमेंट गैस प्रेशर को मॉनिटर करते थे वो तक अनरिलायबल थे। जब लीकेज स्टार्ट हुई, वर्कर्स ने लीक को नोटिस तो किया, पर उनको एक्शन लेने में बहुत टाइम लग गया था। इस देरी ने सिचुएशन को और डेंजरस बना दिया। 1984 में प्लांट के वर्कर्स ने मेजर मेंटेनेंस इशू रेज किए थे। फ्लेयर टावर एक इंपॉर्टेंट सेफ्टी सिस्टम था जो 6 दिन से बंद कर रखा था। यहाँ फ्लेयर टावर से लेकर वेंट स्क्रबर तक पाइपलाइन को मेंटेनेंस के लिए डिस्कनेक्ट कर दिया था और इस वेंट गैस पाइप से जोड़ दिया था जो सीधा एटमॉस्फेयर में जाती थी। यहाँ तक कि प्लांट के आसपास के लोगों को कभी भी सेफ्टी वार्निंग्स या इमरजेंसी इंस्ट्रक्शन तक नहीं दिए गए। लोगों को यह तक नहीं पता था कि अगर कुछ हो तो उन्हें क्या करना चाहिए। ट्रेजेडी के बाद यूनियन कार्बाइड ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेने से इनकार कर दिया। यूनियन कार्बाइड के अमेरिकन और इंडियन ऑपरेशन के एग्जैक्ट रिलेशनशिप तक क्लियर नहीं थे। भोपाल ट्रेजेडी के बाद ये लीगल आर्ग्यूमेंट बन गया कि फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी, इंडियन एफिलेट की या पेरेंट कंपनी की। डॉक्टर वरदराजन ने प्लांट के ऑफिशियल से कुछ सवाल भी किए और एक्सपेरिमेंट भी कंडक्ट किया ताकि एक्सीडेंट के कॉजेस को समझा जा सके। उन्होंने ये पॉइंट किया कि मिथेल आइसोसिनेट को ज्यादा क्वांटिटीज में स्टोर करना हाईली रिस्की था। ये केमिकल 60% से ज्यादा टैंक में नहीं भरने चाहिए थे और वर्कर्स के मुताबिक मिथेल आइसोसिनेट टैंक में 13,000 गैलन था जो 87% फुल था। एक तरफ सेफ्टी मैनुअल्स के सारे रूल्स तोड़े गए और दूसरी तरफ मैनेजमेंट ने अपनी जिम्मेदारियों से हाथ उठा लिया। दुनिया का सबसे बड़ा हादसा जिसमें हजारों ने जान गंवाई और आज भी उनका दर्द याद है। यह हादसा एक सीख देता है कि सेफ्टी प्रोटोकॉल्स और ह्यूमन लाइफ्स कभी भी फायदे के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। नमस्कार।